नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स टुडे में। मैं आपके साथ हाजिर हूँ जागृति, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर श्री दिनेश सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे भारतीय खिलाड़ियों के विदेश जाकर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने के बारे में, कि किस तरह से उनका चयन किया जाता है, किस तरीके से उनकी वीज़ा की प्रक्रिया होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दूसरे मेहमान गोल्डी खुराना जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो ये संस्था है वो किस तरह से काम करती है। मैम, एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसको हम ISF कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसके अंदर जितने भी दुनिया में देश हैं, सभी देश के खिलाड़ी आते हैं। अभी फ्रांस में टूर्नामेंट हुआ था, उस टूर्नामेंट में लगभग 70 कंट्री विदेशों से आए थे और सब ने पार्टिसिपेट किया था। सब ने अच्छे से अच्छा पार्टिसिपेट किया था। सभी तरह के गेम्स इसके अंदर होती हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में दिनेश जी बैठे हैं, जो कि SGF है, यानी कि स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और आज वो मौजूद हैं, वो डिटेल में बताएंगे कि संस्था किस तरीके से काम करती है। जनरली इस संस्था के बारे में यही कहा जाता है कि इससे बढ़िया संस्था कोई भी नहीं है। और जितना मैं इनको जानता हूँ, इस संस्था के बारे में जानता हूँ, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चयन होता है, स्टेट लेवल पे होता है, नेशनल पे होता है, फिर लगभग दुनिया के सभी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सभी स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में कई तरह के बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ISF बोर्ड है, जितने भी तरह के स्कूल हैं, और स्कूल के जो भी पार्टिसिपेंट है, हर तरह का बच्चा इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। लगभग सभी एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और दिनेश जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा डिटेल में संस्था के बारे में बताएंगे, किस तरह से चयन करते हैं और किस तरीके से वह बच्चों को विदेश में लेके जाते हैं। दिनेश जी, थोड़ा आप बताइए इसके बारे में। धन्यवाद गोल्डी जी। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी 43 यूनिटें हैं, राज्य, UT और स्कूल एजुकेशन बोर्ड, जिसमें KBS, NBS, विद्या भारती, CBSE, इस तरीके से बोर्ड्स हैं। ये सभी अपने बच्चों का पहले डिस्ट्रिक्ट, जोन और स्टेट लेवल पर सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित की जाने वाली नेशनल प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करते हैं। उन नेशनल प्रतियोगिताओं में से उन बच्चों का जो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, जो वहाँ हमारे एक्सपर्ट होते हैं, उनके द्वारा विदेश टीम जाने वाली टीमों का चयन किया जाता है। भी जानना चाहेंगे गोल्डी जी कि प्रतियोगियों का चयन किस आधार पर किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। मैम, बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पे नॉर्म्स के हिसाब से कोचेज़ होते हैं, रेफरी होते हैं, और ओपन गेम होता है। सभी जब पार्टिसिपेट वहाँ पे आते हैं, सबकी टाई शीट बनती है। प्रॉपर गवर्नमेंट के सभी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए वहाँ पे पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था की जाती है। इवन जो पेरेंट्स वहाँ जाते हैं, उनकी भी भोजन की व्यवस्था होती है, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट मैंने भी कई टूर्नामेंट देखे हैं। वेरी मच वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट ये होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। किसी भी तरह का फेवर किसी से नहीं लिया जाता, ना किसी को दिया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हर किसी की ड्यूटी अपॉइंट करती है। ऐसा नहीं होता कि भी कोई भी पार्टिसिपेंट बीच में आ गया, बिल्कुल नहीं होता। सबसे पहले वेइंग होती है, हर टूर्नामेंट में लिस्ट बनती है, मैच होते हैं, रिजल्ट आते हैं। उस रिजल्ट को ट्रांसपेरेंटली लिस्ट को लगाया जाता है, सबकी रिकॉर्डिंग होती है। तो इस तरह का जो चयन किया जाता है, अमूमन बिल्कुल पारदर्शिता के साथ किया जाता है। मैंने कई टूर्नामेंट देखे हैं। अब दिनेश जी हमारे साथ बैठे हैं। दिनेश जी अब बिल्कुल एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि भी टूर्नामेंट जब ऑर्गेनाइज वो करते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, जो सब, क्योंकि एक्चुअल अमूमन ऐसा होता है, जो पार्टिसिपेंट, जो एथलीट हार जाता है, वो कहता है हमारे साथ चीटिंग हुई है। ये एक मानवीय मतलब सिस्टम बना हुआ है कि जो हार गया, क्या ऐसा कभी होता नहीं है। बट फिर भी ट्रांसपेरेंसी के लिए आज टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट है। मैं दिनेश जी से कहूँगा वो एक्स्ट्रा क्या रखते हैं वहाँ पे टूर्नामेंट के अंदर, जिससे ट्रांसपेरेंसी के लिए कभी कोई किसी को इल्ज़ाम ना लगाए। प्लीज़ दिनेश जी, आप बताइए इस बारे में। जैसे हमारा जब भी कोई नेशनल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होता है, उसके लिए हम सबसे पहले ऑनलाइन प्रक्रिया अप्लाई करते हैं, जिसमें बच्चे का हर स्टेट यूनिट के थ्रू 5 दिन पहले अपने बच्चे का ऑनलाइन एंट्री करना कंपलसरी होता है। उस एंट्री को 5 दिन के बाद बदला नहीं जा सकता। जब बच्चा अपने टूर्नामेंट पहुंचता है, जैसे कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें उनका बेट होना है, तो कंपटीशन से पहले उनका बेट होता है।
उसके बाद जो भी हमारे एक्सपर्ट वहाँ जाते हैं वो एक्सपर्ट उनका टाई शीट डालते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपना अपना परफॉर्मेंस मैट पे देते हैं। उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का भी साधन यूज करते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह भी यूज करते हैं और अदर जो है ऑफिशियल्स को अलग से नियुक्त करते हैं जो सारे ऑफिशियल्स को देखते हैं, चेक करते हैं और उनके डिसीजनों के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको बच्चों को सेटिस्फाई करते हैं। गोल्डी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विदेश जाने वाले खिलाड़ियों का वीज़ा कौन अप्लाई करता है? मैम, ये सभी काम स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया करती हैं और बखूबी अच्छे कई तरीके से कई सालों से करते आ रहे हैं। एम्बेसी का काम होता है परमिशन देना। एम्बेसी ऑथराइज होती है कि वो किन बच्चों का वीज़ा अप्रूव करेगी और किसका नहीं करेगी। स्पोर्ट्स कैटेगरी के थ्रू वीज़ा अप्लाई किया जाता है। फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन स्कूल गेम्स को एक इनविटेशन लेटर भेजती है। उस इनविटेशन लेटर में दे इनवाइट करते हैं सभी एथलीट्स को, सभी प्लेयर्स को कि आप आइए। जैसे कि मैं उदाहरण फ्रांस का इसलिए देने वाला हूँ, ये टूर्नामेंट अभी ख़त्म हुआ है, अभी वहाँ से बच्चे मेडल लेके आए हैं और ये बड़े प्राउड की बात है कि हमारा हिंदुस्तान 10वें नंबर पे आया है, मतलब 10th पोजीशन उसने हासिल किया है। ये सब स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बच्चे ही गए थे। तो वहाँ से पूरा इन्विटेशन लेटर आता है, ये सबकी होटल बुकिंग करते हैं, ट्रैवलिंग का, फूड का, साथ में मैनेजर जाता है, कोच जाता है, रेफरी जाता है, डॉक्टर जाता है, सारी टीम की टीम जाती है। जब वो टीम वहाँ पहुँच जाती है तो वहाँ पूरा सिस्टम से सबका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ गेम खेलते हैं और वीज़ा के लिए जाने से पहले वीज़ा के लिए अप्लाई किया जाता है। जैसे कि अगर आपने विदेश जाना है तो आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब वह एम्बेसी बताती है कि किसका वीज़ा अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे, कौन स्पोर्ट्स कैटेगरी में जा रहा है, कौन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहा है, कौन बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर रहा है। ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो सभी के सभी फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो SGFI ने पूरी की हैं और उसी के थ्रू बच्चे बाहर जाते हैं, उसी से ही बच्चे वापस आते हैं। बाकी दिनेश जी ने फ्रांस के लिए जो सिस्टम बनाया था वो किस तरीके से बनाया था वो दिनेश जी बेहतर बता पाएंगे आपको। जनरली ऐसा होता है जैसे मैंने कि आपको बताया, बाकी दिनेश जी बेटर बताएंगे। दिनेश जी आप बताइए सर। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जो भी बच्चे विदेश जाते हैं, सिलेक्शन के बाद विभिन्न विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, जैसे किट का अरेंजमेंट करना है, वीज़ा अप्लाई करना है, अदर और भी जो वर्क्स हैं वहाँ बच्चों का रहने का, खाने का, ट्रैवलिंग का, जो भी उनके ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें विभिन्न विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से करती हैं। अभी वीज़ा अप्लाई भी SGFI बन वास्को कंपनी के थ्रू फ्रांस एम्बेसी के लिए अप्लाई किया था। SGFI अप्लाई करने का काम करती है, वीज़ा देना न देना एम्बेसी का अपना एक निर्णय होता है। पर ये अलग बात है कि अभी हमारे साथ में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि जिसमें हमारे सेम कंडीशन, सेम पेपर और सारी चीज़ें एक जैसी होने के बावजूद हमारे 132 कंटीजेंट्स लोगों को वीज़ा दिया गया, परंतु 98 लोगों को वीज़ा दिल्ली एम्बेसी से नहीं प्राप्त हो पाया। इसके लिए हम अपने आप को क्या कहते हैं दुर्भाग्य का विषय मानते हैं कि ये हमारे एथलीट के साथ में ऐसा एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण आया। बच्चों के आने जाने, खाने पीने, इन सब चीज़ों का भी कौन इंतज़ाम करता है? कौन इन सब चीज़ों का बंदोबस्त करता है? ये सारी चीज़ें, खाने पीने, वहाँ रहने का, वहाँ ट्रांसपोर्ट का, ये सारी व्यवस्थाएं SGFI खुद करता है। अपने अपने जो ISF जहाँ टूर्नामेंट्स करा रहा है वहाँ की जो अपनी यूनिट्स होती है ISF की, हमारे इक्वलेंट यूनिट होती है उस कंट्री की, उसके साथ मिलकर वो हम अपनी सारी व्यवस्थाएँ करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या बच्चों के साथ पेरेंट्स का जाना अलाउड होता है? मैं आपका आंसर देने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत पेनफुल और दुख वाली बात है कि भाई 98 बच्चे यानी कि 98 बच्चे फ्रांस नहीं जा सके। उन्होंने पार्टिसिपेट किया, नेशनल मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता। जीतने के बाद उन्होंने वहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र किया फेडरेशन में। फ़ंड ट्रांसफ़र करने के बाद डॉक्यूमेंट सारे दिए गए, NOC दी गई, सारी की सारी औपचारिकताएँ पूरी की गई और उन्होंने अपनी पैकिंग करी। पैकिंग करके वो एयरपोर्ट पे पहुँचे, अपने 2 किट पैक करी और किट पे लेने के बाद जब उन्होंने उस ट्रैक सूट को पहना, हिंदुस्तान का जो झंडा लगा हुआ था, तो एक सपना होता है हर किसी का कि वह भारत के लिए खेले, हिंदुस्तान का नाम रोशन करे और भारत का झंडा, तिरंगा पूरे दुनिया में लहराए। इसी का ये पार्ट होता है कि सभी बच्चों में एक जज्बा होता है, उनके अंदर एक जुनून होता है कि हमने भारत के लिए खेलना है, भारत के लिए पदक जीतना है। वो सपना लेके जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचा और उसको एट द मोमेंट पता लगा कि वह फ्रांस नहीं जा पा रहा,
क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू आया एम्बेसी की तरफ से, वीज़ा उनको नहीं मिला, तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है वो। बट मुझे दिनेश जी की एक बात दिल को बहुत अच्छी लग रही है कि जितना तकलीफ़, जितना पेन बच्चों को था, उनके माता पिता को था, उससे ज़्यादा पेन फेडरेशन ने लिया। एफ़र्ट बहुत किए गए, बहुत प्रयास किए गए, हर संभव प्रयास किया गया। हालांकि वह फेलियर रहा, वह सक्सेस नहीं हो पाए, बट फिर भी उनका यह दुख फेडरेशन समझ रही है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है कि भाई ये हमारे तकलीफ़ को एहसास कर पा रहे हैं। इट इज़ रियली वेरी पेनफुल कि बच्चा, आप इमेजिन करिए कि बच्चा एयरपोर्ट पे पहुंच गया, किट लेके पहुंचा, अपना बैग लेके पहुंचा, और वहां पहुंचने में पता लगा कि वो फ्रांस नहीं जा रहा, जो उसका बचपन से लेके अब तक का सपना था कि तिरंगा वो लहराए दुनिया में। तो ये मतलब बड़ा कहना आसान होता है कि बेटे सॉरी आप नहीं जा पा रहे, पर जिस पेरेंट के साथ, जिस माता पिता के साथ, जिस बच्चे के साथ, जिस एथलीट के साथ ये बीतता है, वो बहुत ही दुखदाई होता है। बट फिर भी मैं आज इनको ज़रा सल्यूट करूँगा, इनकी इज्जत करूँगा खूब, कि इन्होंने सम्मान भी दूंगा इनको कि इन्होंने इस तकलीफ़ को, इस कष्ट को समझा। और मैं ज़रूर ये इनको रिकमेंड भी, सलाह भी दूंगा कि आगे से ऐसा कभी किसी खिलाड़ी के साथ, किसी पेरेंट्स के साथ ना हो। बट फिर भी जो हुआ, फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो, इसके लिए ऐसा प्रयास करें दिनेश जी। गोल्डी जी, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स के साथ साथ जो भी स्कूल एजुकेशन होता है, स्कूल स्पोर्ट्स होता है, ये भी बच्चे का एक दूसरा गार्जियंस होता है, क्योंकि गार्जियंस स्कूल में भी अपने बच्चे को स्कूल के गेट पे छोड़ते हैं। उसके बाद वो टीचर उन सारे बच्चों का गार्जियंस है, क्योंकि पेरेंट्स के आने से पहले अगर बच्चे को कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो टीचर्स के साथ ही शेयर करेगा और टीचर ही उस चीज़ को सॉल्व करता है। उसी तरीके से हम एजुकेशन स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। तब जब बच्चा हमारे पास नेशनल या इंटरनेशनल टीम के साथ खेलने आता है या नेशनल खेलने आता है, तो पेरेंट्स के बाद में वो पूरी जिम्मेदारी उस स्कूल के जो कोच, मैनेजर गए हुए हैं टीम के साथ में, वही उस बच्चे के साथ में उनके अभिभावक होते हैं, वही उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं। तो जो बच्चे हमारे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नहीं जा पाए, हम उसके लिए हम खुद ये महसूस करते हैं कि वाकई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वो बच्चे नहीं जा पाए। अगर वो बच्चे जाते तो उस प्रतियोगिता में तो देश का नाम रोशन करते ही करते, आगे के लिए भी उनको इतना अच्छा एक्सपोजर मिलता कि भविष्य में वो भारत का नाम कॉमनवेल्थ, एशियन या ओलंपिक में भी रोशन करते। गोल्डी जी, आपसे जानना चाहूँगी, SGFI के कंपटीशन में और कौन कौन सी संस्थाएं हैं? मैम एक्चुअली में जो इंटरनेशनल ISF है, उन्होंने SGFI मथुरा को रिकमेंड कर रखा है। ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है, इनका वहाँ से वेलकम लेटर आया, इनविटेशन लेटर आया। जो अथॉरिटी इनविटेशन लेटर लेती है और जो अथॉरिटी इनविटेशन लेटर देती है, वो दोनों अप्रूव्ड है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा और भी संस्थाएं हैं जो अगेंस्ट में रहती हैं, वो अपना एफिलिएशन करवा लेती हैं, वो एक्चुअली मिसगाइड करती हैं। संस्था एक ही है जो कि आगरा में रजिस्टर्ड है। अगर बाकी कोई संस्था रजिस्टर्ड कहीं और से है तो उस संस्था को इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने अप्रूवल नहीं दे रखा है। ISF ने फ्रांस के अंदर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने हर कंट्री को इनवाइट किया, उसमें से हिंदुस्तान को भी इनवाइट किया गया। उसके अलावा अगर कोई फेडरेशन या कोई संस्था या कोई सिस्टम अपने बच्चों को लेकर फ्रांस जाता है तो उसका ना तो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होता है, ना उनको एंटरटेन किया जाएगा, ना वो खिलाड़ी खेल पाएंगे और ना ही उनको किसी तरह का अप्रूवल मिलेगा। क्योंकि यह संस्था अप्रूव्ड है, ISF वालों ने इनको इनवाइट किया है। इनविटेशन मिलने के बाद इनके संस्था से लगभग 150 बच्चे वहाँ खेल कर आए हैं और 10वें नंबर पे उनको पदक तालिका में स्थान मिला है। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। एक मतलब कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जिसको ये भी समझ रहे हैं, संस्था वाले भी समझ रहे हैं, 98 बच्चे यानी कि 98 एथलीट हमारे वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के लिए प्राउड की बात है कि आधी टीम ले जाने के बाद हमारा हिंदुस्तान पदक तालिका में 10वें नंबर पे आया है। ये मैं तीसरी चौथी बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि भाई मतलब बिना हथियार के योद्धा को मैदान में उतारा गया, उसके बाद भी ही हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल। तो ये बहुत अच्छा है। बट अगर सारे जाते, जो बच्चे नहीं रह पाए, उनकी जो तकलीफ़ है, उनका पेन है, वो ये समझ भी रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा गाइड किया जाए फर्दर फ्यूचर के लिए, या उनको दोबारा मौका मिला जाए कि उनके साथ जो गलत हुआ है उसका कहीं ना कहीं कंपनसेशन ज़रूर दिया जाए उन बच्चों को, जो कि बच्चे इस तकलीफ़ में है, नहीं जा पाए। बिल्कुल हम इस पे विचार करेंगे और हमारी एक कार्यकारिणी की मीटिंग होगी जिसमें ये सारे विषय रखे जाएंगे कि भविष्य में इस तरीके की कोई भी
पुनरावृत्ति ना हो। गोल्डी जी, आपसे जानना चाहेंगे SGFI के पास ऐसी कौन कौन सी अथॉरिटीज से एफिलिएशन है? मैम एक्चुअल जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से अप्रूवल अथॉरिटी जो होती है लगभग सारी की सारी स्कूल गेम्स फेडरेशन इंडिया आगरा के पास है, जो कि पिछले कई सालों से लगातार बच्चे लेके जाते हैं। हर साल बच्चे वहाँ खेलते हैं, हर साल बच्चे मेडल जीत के आते हैं। ये कोई पहला टूर्नामेंट नहीं है जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स दे आर डूइंग दिस। बाकी एग्जैक्टली कितने सालों से ये जा रहे हैं वो दिनेश जी आपको एग्जैक्ट डाटा बताएंगे, कितने कितने टूर्नामेंट में इन्होंने अपने बच्चे पहले भेजे हैं। ये जो अभी आपका क्वेश्चंस था कि किस तरीके से हमने वहाँ भेजे हैं, हम आपको बता दें कि स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड संस्था है जी। सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होने के साथ साथ ISF से भी रजिस्टर्ड है और एशियन स्कूल गेम्स से भी रजिस्टर्ड है। किसी भी संस्था के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है इस सोसाइटी या कंपनी एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन। तो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भारत में हमारे अलावा किसी भी संस्था का सोसाइटी एक्ट और कंपनी एक्ट में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और जब तक किसी भी संस्था का सोसाइटी या कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वो संस्था उससे आगे सर्वाइव नहीं कर सकती। उसका नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो हमारी पेरेंट्स बॉडी होती है वो इंटरनेशनल फेडरेशन होती है, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन हो तो उसका इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन, कबड्डी है तो उसकी इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, ऐसे ही हमारी इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन, वहाँ से हम रजिस्टर्ड हैं। एशियन स्कूल स्पोर्ट्स से हम रजिस्टर्ड हैं। उस तरीके से हमारे पास अपने बच्चों का नेशनल और डिस्ट्रिक्ट मंडल नेशनल टूर्नामेंट्स कराना, अपनी एक्टिविटीज़ इंडिया में चलाना और विदेश को अपने बच्चों को ले जाने का हमारे पास पूरा अधिकार है। तो संस्था के पास में सबसे पहले सोसाइटी एक्ट का रजिस्ट्रेशन है, दूसरा संस्था के पास में इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन है और एशियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन है। जी जी बिल्कुल यार। गोल्डी जी, आपसे जानना चाहेंगे जिन बच्चों को अभी वीज़ा नहीं मिल पाया वो एक्चुअल में पूरा मैटर क्या है? मैम मैटर बड़ा सिंपल है। 98 बच्चों को वीज़ा नहीं मिल पाया, उसकी वजह से वह फ्रांस पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, वह एथलीट नहीं खेल पाए। इन्होंने फेडरेशन ने सभी बच्चों के लिए वही फॉर्मेलिटी करी थी जो कि होती हैं। अब मैं बात समझिए, कोई और फेडरेशन वहाँ पे किसी टीम को लेके जा नहीं सकती, तो इकलौती यही फेडरेशन है जो बच्चों को लेके जाती है। इन्होंने पूरी औपचारिकताएं फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी, टूर्नामेंट कराया, भुवनेश्वर में करवाया, उसके साथ साथ पुणे में कराया, सिलेक्शन राउंड हुआ, सभी टूर्नामेंट के अंदर एथलीट्स आए, बच्चे वहाँ जीते। सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने सबमिट पैसा टाइम पे कराया, सारे डॉक्यूमेंट जमा कराए। डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद जिन एथलीट्स का महाराष्ट्र से, पूना से, कलकत्ता से या मद्रास से वीज़ा के लिए अप्लाई किया था उनका वीज़ा तो आ गया, बट जिन स्टेट्स ने जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, कर्नाटका, कुछ नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली से, कैपिटल ऑफ इंडिया से वीज़ा के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। उस एप्लीकेशन लगाने के बाद स्पोर्ट्स के थ्रू, स्पोर्ट्स कैटेगरी के थ्रू सबका वीज़ा आना चाहिए था, सबका इन्विटेशन लेटर था, सभी की फॉर्मेलिटी जो उन्होंने पूरी करी हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर वही दिल्ली में करी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनका वीज़ा नहीं आया। एम्बेसी वाले ये तर्क दे रहे हैं कि इन्होंने जो वीज़ा अप्लाई किया वह लेट किया, तो फेडरेशन वाले कह रहे हैं कि हमने उसी समय पे किया जिस समय बाकी जगहों पे किया। अगर कुछ गड़बड़ होती तो बाकी जगहों से भी नहीं आता। अगर मान लो 4 स्टेट से आ चुका, 4 पॉइंट से जहाँ से एम्बेसी थी वहाँ से हमें अप्रूवल मिला, अगर दिल्ली से नहीं मिला तो ये एम्बेसी की अथॉरिटी है। ये तो मैं भी मानता हूँ कि अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी एम्बेसी के पास है। एम्बेसी अलाउ करेगी या नहीं करेगी वो एम्बेसी ने डिसाइड करना है। बट फिर भी मैम बात वहीं आती है जहाँ से हम स्टार्ट बार बार कर रहे हैं, जिन बच्चों का नहीं लगा वो बहुत ही पेनफुल है। तो कहाँ एग्जैक्टली कमी रही वो दिनेश जी आपको बताएंगे। दिनेश जी, ऐसा क्या हुआ कि जिससे वो बच्चे नहीं जा पाए? देखिए सर, ऐसा है कि हमने बच्चों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए पुणे, बॉम्बे, कलकत्ता और चेन्नई, इस तरीके से हमने, और दिल्ली, हमने इस तरीके से 5 जगह से वीज़ा अप्लाई किया था। सारे डॉक्यूमेंट, सारी फॉर्मेलिटियाँ, डेट सारी एकदम एग्जैक्ट बराबर थी। 3 तारीख को हमने दिल्ली में अप्लाई किया था, 3 तारीख को हमने चेन्नई में अप्लाई किया था, 3 तारीख को हमने कलकत्ता अप्लाई किया था, 3 तारीख को ही हमने
क्या कहते हैं पूना अप्लाई किया था और 3 तारीख को ही हमने बॉम्बे अप्लाई किया था। हमको बॉम्बे, पूना, चेन्नई, कोलकाता इन चारों जगह से वीज़ा टाइम से पहले प्रोवाइड हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली दिल्ली से हमको वीज़ा प्राप्त नहीं हो पाए। एम्बेसी कोई भी कारण अभी बता ही नहीं रही है, क्योंकि हमने काफ़ी प्रयास किया कि भाई प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे है, उसका हम सॉल्यूशन करें। कई जगह हम घूमे, कई जगह से बातचीत करने का प्रयास किया, उनको मेल भी डाले, पर वहाँ से हमको अभी भी तक कोई भी फाइनल एग्जैक्ट नहीं मिला कि हमारी प्रॉब्लम्स थी क्या। दिनेश जी, मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगा। आपने 4 जगहों से अप्लाई किया, वहाँ से आपको मिल गया, पर जहाँ से बच्चों को नहीं मिला उन 98 बच्चों का सर क्या कसूर था? उनकी क्या गलती रही? उन्होंने कहाँ पे कमी की? उनकी तरफ से कोई कमी, उनके पेरेंट्स की तरफ से कोई कमी, उनके कोच की तरफ से कोई कमी रही तो आप बताइए सर। नहीं, बच्चों का या क्या कहते हैं उनके पेरेंट्स का ऐसा कोई भी नहीं था, क्योंकि हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स आए, हमने सेम तरीके से सब जगह अप्लाई किया। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सारे बच्चों को अदर जगह स्टेट थे वहाँ से मिल गया, यहाँ से नहीं मिल पाया। ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग SGFI के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं उन पर क्या कोई लीगल कार्रवाई की जाएगी? मैं बिल्कुल, जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो कि अप्रूव नहीं है, जिनके पास मान्यता नहीं है, उसके बाद वह अगेंस्ट जा रहे हैं। हम देखो, ये एक प्रक्रिया बिल्कुल सिस्टम बड़ा अलग है। एम्बेसी ने अप्रूवल देना है बच्चों को, बड़ा सिंपल सी बात है। एम्बेसी ऑथोराइज है, ये बात बड़ी साधारण है। अब इसके अलावा अगर जो बच्चे नहीं जा पाए, फेलियर रहा, चाहे वो फेडरेशन की गलती थी, चाहे वो किसी वजह से बच्चे नहीं जा पाए, बड़ा पेनफुल था, दुखदाई था, उनको नुकसान की भरपाई पता नहीं कभी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। एक इसमें बाद में ये भी है कि 10वीं 11वीं और 12वीं यानी कि 10th 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे थे, स्कूल गेम्स हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसके अंदर ऐसे हैं जिनके लिए बहुत तकलीफ़ की बात है, उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स छोड़े, बोर्ड के एग्ज़ाम्स छोड़े। अब वो नहीं जा पाए, उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा तो उनको दोबारा एग्ज़ाम के लिए 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। समय से बड़ा कीमती कुछ भी नहीं होता, उनका समय वेस्ट हो गया। अब फेडरेशन कहती है, मतलब बच्चों ने तो नुकसान किया, बच्चों ने नुकसान हर जगह से किया, एजुकेशन से भी किया, समय से भी किया, टाइम से भी किया, एफर्ट से भी किया। और गलती फेडरेशन की भी नहीं है, गलती एम्बेसी की भी नहीं है, गलती ISF की भी नहीं है, गलती भारत सरकार की भी नहीं है, बट भुगतान हुआ या पेन हुआ, तकलीफ हुई बच्चों को ही। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि भाई चाहे किसी की भी गलती थी या उन्होंने तो अपना काम किया, पेरेंट्स ने किया, सब ने किया। बाकी दूसरी फेडरेशन अगर क्लेम कर रही है तो वो गलत है, मेरे हिसाब से वो बात वैलिड नहीं है, क्योंकि ISF ने SGFI को दे रखा है इन्विटेशन लेटर, और किसी को इन्विटेशन दिया नहीं है, क्योंकि वो कोई वैलिड नहीं है, वो मान्यता इन्हीं को मानती है। बाकी टेक्निकल टर्म्स में दिनेश जी आपको बताएंगे कि भी जो दूसरी फेडरेशन जिसके अगेंस्ट इनके अगेंस्ट जा रही है तो उनका क्या रोल है, क्या वो कर सकते हैं या क्या इन्हें करना चाहिए, ये दिनेश जी बेटर बताएंगे। देखो, लीगल ऑप्शंस पे तो हम लोग विचार कर रहे हैं और जल्दी ही हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। दूसरी संस्था नाम से कोई भी संस्था है ही नहीं, क्योंकि स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से सिर्फ एकमात्र सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड संस्था हमारी है जो हमें अप्रूव करती है। ISF भी हमको ही अप्रूव करता है। जब दूसरी संस्था को ना ISF अप्रूव करता है ना ही सोसाइटी एक्ट अप्रूव करता है तो दूसरी संस्था है ही नहीं। अब कोई भी व्यक्ति बिना कागज़ों के ये कहता है कि साहब मैं स्कूल गेम फेडरेशन हूँ, मैं भी स्कूल गेम फेडरेशन हूँ, तो ये तो एक बिल्कुल ही गलत चीज़ है। जी बिल्कुल। इसके लिए हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और जल्दी ही हम उनके खिलाफ में लीगल एक्शन लेंगे। जी सर, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर होने के नाते आज आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चों का नुकसान हुआ, क्योंकि सबसे कीमती, जैसे गोल्डी जी ने बताया कि समय होता है बच्चों, न तो इसमें ISF का कोई नुकसान है, ना ही इसमें एम्बेसी का कोई नुकसान है, ना ही किसी सरकार का कोई नुकसान है। नुकसान सिर्फ बच्चों का है और SGFI का है, क्योंकि कहीं ना कहीं SGFI के ऊपर भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है और बच्चों का तो नुकसान है ही। हम ये कोशिश करेंगे कि आगे भविष्य में इस तरह की कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना घटे, और हम बच्चों से भी ये कहेंगे कि बेटा ये अभी आपकी शुरुआत है, आप पहला मंच था, दुर्भाग्यपूर्ण आप नहीं कर पाए, परंतु अपने मन को आप हताश ना करें, क्योंकि ये नहीं है कि आप यहाँ नहीं जा पाए तो आप बिल्कुल ख़त्म हो गए। हम
फिर दोबारा से खड़े होंगे और हम फिर आगे इंटरनेशनल जाएंगे और आगे हम भविष्य में भारत का नाम कॉमनवेल्थ, एशियन, ओलंपिक में इसी जज्बे के साथ में आगे बढ़ते हुए रोशन करेंगे और SGFI इसमें आपका हमेशा साथ देगी। और गोल्डी जी, आपसे भी मैं कहना चाहूँगी कि एज अ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट आप दर्शकों से आज क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो मतलब आप बार बार एडमिट कर रहे हैं, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे थोड़ा सुकून मिलता है कि ये बच्चों की तकलीफ़ समझ रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी बच्चों के पेरेंट्स ने पैसा वहाँ जमा कराया है, उसकी रिफ़ंड की जो भी आप फॉर्मेलिटी है वो जल्दी जल्दी पूरी करें। उनके जो पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट कोई जमा है उसे जल्दी से पूरा करें, ताकि उनका विश्वास हमेशा के लिए बना रहे, फॉर द ऑलवेज। बस बाकी बच्चे खेलें, देश का नाम रोशन करें। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ कोच, बीइंग अ रेफरी, सबकी बीइंग अ इंडियन, सबकी ये इच्छा होती है कि तिरंगा लहराए, दुनिया में हमारे भारत का नाम रोशन हो। बस यही कहना चाहूँगा, बच्चे आगे से आगे बढ़ें, ऐसी गलती तो कभी दोबारा ना हो। तो दर्शकों, आपने गोल्डी खुराना जी और श्री दिनेश सिंह जी से जाना कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया स्कूल के बच्चों के लिए और खासतौर पर खिलाड़ियों के लिए किस तरह से काम करता है, किस तरीके से खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, उनको विदेश भेजा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में वो हिस्सा लेते हैं और किस तरीके से ये सारी प्रक्रिया होती है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।